गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर ऐसा पड़ा कि अगर अपन लाइट डालते हैं किसी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना या ना होना वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक, अब उसके आगे देखें, हमें ग्राफ पढ़ाने हैं, तो ग्राफ के अंदर जो है वो हमको एक्सपेरिमेंट जो अपन ने किया था एक बार रिपीट करके शॉर्ट में देखना पड़ेगा और फिर ग्राफ बनाते जाते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ बनाना है हमको वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहली चीज करंट क्या है? तो करंट यहां बन रहा था, यहां, तो तुमको याद हो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है और यहां पे अपन ने लगाया था गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करंट नापता, तो ये जो करंट नापेगा इसका ग्राफ बनाना है। तो करंट यहां पे लिखेंगे अपन कि करंट कितना आ रहा है और चेंज कर रहे हैं हम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस करंट मींस आई वर्सेस आई ग्राफ बना रहे हैं। आई वर्सेस आई ग्राफ में करंट तो अपन यहां मेजर कर लेंगे। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है मैंने बताया था तुमको। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी मतलब मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट मतलब कितने फोटॉन्स हैं, कितने फोटॉन्स हैं। यदि फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी is high if number of photons is more। अब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे कैसे? तो इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दो उसका। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि ये लाइट है मेरे पास, ये लाइट है। अब मैंने इस लाइट को चलाया तो यहां पे जो लाइट जल रही है इसकी इंटेंसिटी है। अब इससे तुम कमरे में कितनी रोशनी कर पा रहे हो, वो इंटेंसिटी, इससे कितने फोटोन निकल रहे हैं इस लाइट में से पता पड़ रहा। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइट जलाता हूं तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब तुम देखो दोनों की इंटेंसिटीज में ये वाला जो है इसमें ज्यादा मात्रा में फोटोन निकल रहे होंगे ना, क्योंकि बहुत बड़े सारे 4 एलईडी लगे हुए हैं, इसके अंदर एक ही एलईडी लगा है। तो एक एलईडी और 4 एलईडी का अंतर है। ठीक है, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली तेज है। तेज मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये लेजर चलाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो और ज्यादा आएगी। लेजर दिख रही है? ठीक है, ये इसके ऊपर अब तो पूरे पे आ रही होगी लेजर। तो ये जो लेजर आ रही है ये इसकी इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो लेजर लाइट है ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में अंतर क्या है? इंटेंसिटी मतलब कितना सारा और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना पेनिट्रेटिंग पावर। देखो मैंने यहां पे तुमको बोला कि ये लाइट 4 लाइटों से मिलकर बनी है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में लाइट फेंक रही है, पक्की बात है। लेकिन तुम्हारे कैमरे पे अगर मैं इसको यूं करता हूं तो तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं हो रही, जबकि ये पतली सी लाइट है। ठीक है, ये पतली सी लाइट है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कैमरे में करूंगा यहां पर तो उसका केस में बहुत तेज इंटेंस है, तुमको ये दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसकी जो है वो क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक, तो ये जो लाइट है ये उसके ऊपर एकदम असर डाल रही है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है पर मात्रा ज्यादा है। ये पतली है पर तीखी है, और ये बहुत सारी है पर फीकी है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। जैसे अपन ने बोला कि मिर्ची खरीद के लाया बाजार से, इतनी सारी 1 किलो मिर्ची खाने के लिए। अब मिर्ची कौन सी? शिमला मिर्ची। तो मिर्ची नहीं लग रही, यानी कि मात्रा तो ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। इसका मतलब पेनिट्रेटिंग पावर कम है, जुबान में पेनिट्रेट नहीं कर पाई। इससे तो एक छोटी मिर्ची लेते हैं हरी कलर की, और वो छोटी मिर्ची क्या करती? वो तेज असर करती, मुंह जलता। तो उस वाले केस में हम क्या बोलते हैं कि अमाउंट कम है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। यहां वो ये बोल रहा है कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो तुम समझ लेना कि इंटेंसिटी बढ़ाए ना, मात्रा बढ़ाई, बाल्टी भर भर के लिए क्या है? एसिड, लेकिन फीका है। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेटिंग पावर की कोई बात नहीं की जा रही, यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की जा रही। अब वो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसका करंट के साथ ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, करंट के साथ ग्राफ बनाओ। तो यहां पे हमने लाइट डाली 1 2, ये इंटेंसिटी बढ़ रही है,
3, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ये बताएं कि करंट का क्या होगा। तो मान लो कि मैंने बोला कि ठीक है इसका ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट, बन गया ग्राफ, ठीक है। अब ये कैसा ग्राफ बन गया? तो खाली पड़ा, तो खाली तो पड़ा रहेगा। यदि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, इस अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू नॉट से कम है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, वर्क फंक्शन से कम है, तो उस केस में करंट आएगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं होंगे, तो ये ग्राफ बनेगा कैसे? तो तुमने कहां बोला कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके बाद ग्राफ बनाओ? तो पहली चीज कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ग्राफ बनेगा, आगे नहीं है तो एक खाली ग्राफ पड़ा रहेगा। तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, करंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो फोटॉन्स हैं वो लल्लू पंजू है, ठीक है, उसमें दम नहीं है, भले ही तुम ढेर के ढेर लिया है। तो हमको यहां पे बोलना पड़ेगा कि ये ग्राफ वैलिड कब होगा? ये तभी वैलिड होगा, तभी बनेगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट हो, या हमारा लेमडा लेस देन लेमडा नॉट हो, या हमारी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो, या एटलीस्ट उसके बराबर तो हो। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली चीज स्टार्ट हो, तब जाके ग्राफ वैलिड होगा। चलो ठीक है, मान ले कि हो गया, तो वैलिडिटी लिख दी मैंने कि इस वैलिडिटी पे होगा। अब हमने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये सोचो कि जो फोटोन एक आता था, ये एक फोटोन आता था, अब हमने इससे पूछा कि भाई दमदार है कि नहीं, तो इसने बोला कि हाँ दमदार हूं। तुमने 50,000 मांगे थे ना, 50,000 से ऊपर वाला ही हूं। कितने हैं वो नहीं बता रहा, इसका मतलब वर्क फंक्शन से ऊपर वाला है, बस इतना ही काफी है। तो वर्क फंक्शन से ऊपर वाला मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, भले वो मरा मरा करेगा, कैसा भी करे, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो इस वाले केस में यहां से उसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा, और मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे यहां पहुंच गया, ठीक है, अपन ऐसा मान ले कि पहुंच गया, सीधे करंट आ रहा। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो यहां पहुंचा और ये करंट हमें दिखा एक अलग बात है, और बना एक अलग बात है। वो बनेगा तो सही, वो बात अलग है कि तुम्हारी आंख में तब दिखेगा जब ये यहां से यहां पहुंच पाएगा। तो अगर मान लो नहीं भी पहुंच पाया तो भी इलेक्ट्रिक करंट तो बनाना उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। ये तुम प्लेट्स पास पास ले आओ, वो दहलीज से गिरे और तुम्हारी दहलीज अगली सामने ही लगा लो। भाई आमने सामने के फ्लैट हुए एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में, तो इधर से लड़की थी उधर चली गई, तो भी तो करंट बोलेंगे ना कि हाँ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही करंट बोल देंगे, उसमें ऐसा मत सोचना कि वहां तक तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो अब क्या हुआ कि तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी तुम्हारी जब 0 थी तो करंट 0 था ना, यहां डॉट आया। अब तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब 10 फोटोन ले लिए, 10 फोटोन ले लिए, तो सीधी बात है कि 10 दिल वाले आ गए, और 10 दिल वाले आ गए तो 10 दुल्हनियां ले जाएंगे। आई बात समझ में? 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है? एनी अपॉन टी। तो करंट इज इक्वल टू एनी। करंट सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है, तो नंबर बढ़े तो करंट बढ़ा, और 10 बढ़े तो 10 बढ़ा, 10 गुना बढ़े तो 10 गुना करंट बढ़ा। इसका मतलब तो लीनियर लाइन आने वाली है ना इसकी। तो अगर तुमने मान लो कि यहां पे 1 लिखा, तो यहां पे 1 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है, 1 का मतलब जो भी यूनिट आएगी उसकी। उसके बाद तुमने 20 कर दिया तो ये 20 का हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये लीनियरली बढ़ता जाएगा। अब तुम बोला कहां तक बढ़ता जाएगा? क्या सेचुरेशन करंट आ जाएगा? नहीं आएगा। ये सेचुरेशन करंट वाली पोजीशन थोड़ी है। सेचुरेशन करंट तो तब होता है जब अपन यहां पे एक निश्चित इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद इसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। यहां थोड़ी कोई सेचुरेशन करंट, तुम बढ़ाते जाओ, फोटॉन्स की संख्या, उधर साइड से निकलने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, बात खत्म। वहां पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, हम खींच पा रहे नहीं पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन यहां पे जितने फोटोन बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या अनलिमिटेड है? बोले हाँ अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस पे, एक मेटल की सरफेस, अगर मैं इस मेटल की सरफेस की बात करूं तो ये अगर मान लो स्टील की है या लोहे की मान लें थोड़ी देर के लिए, तो अरबों खरबों जितने आसमान में सितारे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो निकलते जाएंगे ना, और निकलते जाएंगे तो इसका वजन भी कम नहीं होगा, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा इतने निकल गया, वजन भी कम नहीं हुआ, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली जो है इसका वजन
कम होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन नापने के लिए जब जाएंगे तो मेजर नहीं कर पाओगे। इसमें से अगर 1 करोड़ भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये इतनी ही भारी रहेगी जितनी भारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास होता कहाँ, जो मास होता है वो सारा का सारा एटम के सेंटर पे होता है, और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रोटॉन भारी है और न्यूट्रॉन भारी है, दोनों जो मोटे मोटे हैं वो बैठे हुए न्यूक्लियस में चलते ही नहीं है दिन भर। जब चलेंगे नहीं तो भारी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो दिन भर जॉगिंग करता रहता तो बेचारा दुबला पतला होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मास नहीं रहता। तो हमने क्या बोला कि तुमने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहां पे आगे आगे ग्राफ बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा, जहां तक खींच सकते हो वहां तक जाएगा। ठीक, तो ये पहला वाला ग्राफ समझ में आ गया आपको। इसमें सैचुरेशन करंट से कंफ्यूज मत होना, इसमें अमाउंट ऑफ करंट इंडिपेंडेंट है, चलता ही जाएगा। ठीक, तो अब आप ये अलग ग्राफ बना लें फटाफट, फिर दूसरा ग्राफ देखते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखें। नेक्स्ट ग्राफ में हमने प्लॉट किया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसका है, तो वो पोटेंशियल है जो अपन यहां अप्लाई करते थे। तो तुमको याद हो तो यहां हमने इस तरीके से एक बैटरी लगा दी थी, लेकिन इसका ये वाला सिरा, लेफ्ट वाला जो सिरा है, उसको अपन ने पहले माइनस में रखा था, प्लस में रखा था, इस वाले को प्लस में रखा था पहले, बाद में माइनस कर दिया था। तो दोनों का बनाना है हमको, प्लस का ग्राफ भी बनाना, माइनस का ग्राफ भी बनाना। तो सबसे पहले अपन ने प्लस का ग्राफ बनाया। तो जब प्लस का ग्राफ बनाएंगे ना तो इस साइड चलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और इस साइड निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, कुछ लोग किताबों में इसको एनोड पोटेंशियल बोला है। एनोड इसलिए बोला है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ऐसा। तो अपन पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, इस प्लेट को, और निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, पी नाम दे देते हैं, पी का पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से हमने भेजे फोटॉन्स, और वो फोटॉन इतने दमदार थे कि उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहां भी कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी कि H जो है, न्यू नॉट जो है वो छोटा है न्यू से, इसका मतलब स्टार्ट हो चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो हमको बताना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ कि यहां से फोटॉन्स आए, अब जब यहां से फोटोन आए तो उसमें से कुछ फोटोन यही टपक गए, इलेक्ट्रॉन सॉरी, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां टपके, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, और कुछ जो है वो सीधे यहां पहुंच गए, और एक आध जो है और तेजी से यहां पहुंच गया, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सब तरीके के इलेक्ट्रॉन्स यहां टपके पड़े हैं। अब जब ये सब तरीके के इलेक्ट्रॉन्स टपके पड़े हैं तो हमने उस वक्त क्या किया कि अभी वोल्टेज 0 लिया। देखो यहां पे वोल्टेज 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पर ये बताओ कि सिर्फ ब्लू वाले को देखो कि ये बताओ कि करंट है कि नहीं है उसके अंदर, कि करंट भी 0 है। तो उसका आंसर है 0 वोल्ट पे करंट है कुछ, क्योंकि ये तो करंट है एम्पियर में, और ये अगर एम्पियर में करंट है तो 0 वोल्ट पे करंट है। इसका मतलब तुम बैटरी नहीं भी लगा रहे हो तो भी करंट है वहां पे। बैटरी नहीं लगा रहे हो, 0 वोल्ट का मतलब होता है तुमने डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल तुमने 0 रखा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, उसके बावजूद भी करंट है। तो ये बात सच क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि कोई ना कोई तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो सीधे पहुंच गए होंगे। भाई वो नहीं था अल्ट्रा वायलेट वाला, वो सीधे पहुंच गया था ना, उसको बैटरी के खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, उसमें अपने आप में इतनी शक्ति थी। तो ये जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही यदि यहां पे पहुंच जाएंगे तो उस केस में हमें करंट मिलेगा, भले बैटरी हो या ना हो। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे अगर अपन अभी देख रहे हैं तो यहां पे 2 एम्पियर करंट दिख रहा है, क्योंकि 2 लोग आ चुके हैं। ठीक है, 2 लोग आ चुके हैं, 2 एम्पियर का हमको करंट दिख रहा है। अब उसके बाद 3, 4, 5, बस मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहां पे बैटरी लगाई, और ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव हिस्सा इधर दिया, निगेटिव हिस्सा दिया, एक बैटरी लगाई। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बीच में टपक गया था, कौन सा वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर 3, ये जो टपक गया था ना, ये भी खिंच गया इधर। क्यों, क्योंकि तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया ना, तो ये खिंच गया। तो एक बैटरी लगाई तो 3 एम्पियर का करंट हो गया। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा देने से, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा देने से करंट बढ़ा। तो यहां पे भी तुमने एक बैटरी लगाई तो उसके बाद उसका करंट बढ़ा। ये देखो ना करंट बढ़ा, यहां पे सिर्फ ब्लू वाला देखो, ऊपर वाला नहीं देखना, सिर्फ ये वाला ग्राफ देखना, नीचे वाला।
फिर तुमने एक और बैटरी लगाई, ठीक है, एक और बैटरी लगाई तो फिर उसका करंट बढ़ा। क्यों? क्योंकि जब तुमने और बैटरी बढ़ा दी, यहां पर इस जगह पे और बैटरी बढ़ा दी तो यहां पे और प्लस साइन आया, और प्लस साइन आया तो ये 3 तो पहुंच ही चुके थे, ये चौथा भी पहुंच गया उधर साइड, खिंच गया ये भी, ठीक। फिर तुमने और बैटरी बढ़ाई, एक और बैटरी बढ़ाई, एक और बैटरी बढ़ाई तो ये लास्ट वाला भी खिंच गया इस साइड। तो एक बैटरी और बढ़ा देने से करंट और बढ़ गया, लेकिन उसके बाद तुम्हारा वोल्ट जो 4 वोल्ट हो गया था, तुमने 5 वोल्ट करने की कोशिश करी, इसका मतलब एक बैटरी और बढ़ाई पर कोई भी नहीं करंट बढ़ा, नहीं खींचा, क्योंकि जितने खींचने थे सब खींच चुके थे। जो रास्ते में पड़े थे इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तो दहलीज पे ही पड़े थे, थ्रेशोल्ड पे, उसके बाद बीच रास्ते में भी ऑटो रिक्शा वाले, टांगे वाले जो भी पड़े थे, उन सबको तुमने खींच लिया। जब सबको खींच लिया तो अब तुम करंट बढ़ाते भी जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते भी जाओगे तो सैचुरेशन आ जाएगा। तो यहां पर करंट अब नहीं बढ़ रहा, तो ये सैचुरेशन करंट की स्थिति आ गई। ये हमने इधर साइड बनाया। तो आपको ब्लू वाला राइट हैंड साइड वाला ग्राफ समझ में आ गया, नीचे वाला। अब इसी का उल्टा ग्राफ इधर साइड देखें कि क्या हुआ कि ये 0 वोल्ट वापस 0 वोल्ट कर दिया हमने। इसका मतलब ये सारे के सारे फिर हटा दिए। जब सारे के सारे फिर हटा दिए तो फिर क्या हुआ कि उस केस में 2 मोस्ट एनर्जेटिक थे, तो एक तो बहुत ही ज्यादा था और एक थोड़ा कम था, एक बहुत ही ज्यादा था। तो एक मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था और एक थोड़ा कम था, ये 2 पहुंच गए थे, बचे हुए 3 रास्ते में टपके थे, यानी कि करंट दिखा नहीं रहे थे। ये 3 बचे हुए रास्ते में टपके थे, ठीक, 3 या 2 कुछ भी मान लो। तो इस समय जो करंट अगर अपन देखें तो ये 1 2 दिखाएगा, क्योंकि अपन ने बैटरी फिर हटा दी। तो बैटरी फिर हटा दी तो हम वापस इस स्थिति में आ गए। लेकिन अब हमने क्या किया कि बैटरी का जो मुंह था उसको पलट दिया, इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया। जब मुंह पलट देंगे तो उस केस में ये वाली जो प्लेट है ये निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नाउ इट इज निगेटिव। जब पॉजिटिव हो गया था निगेटिव हो जाएगा। तो जब प्लेट ही निगेटिव हो जाएगी तो वो इसको भी रिपेल करने लगेगी, इसको भी रिपेल करने लगेगी, तो ये आगे टपक जाएगा। इसका मतलब करंट कम हो जाएगा, तो जो 2 एम्पियर है उससे करंट 1 ही एम्पियर रह गया। अब 1 ही एम्पियर रह गया तो यहां पे देखो तुमने वोल्टेज जो प्लस में था तुम्हारा 3 वोल्ट, प्लस में 2 वोल्ट, प्लस में 1 वोल्ट, वो तुमने -1 वोल्ट किया, तो तुम्हारा करंट कम हो गया ना, क्योंकि करंट तो तुम यहां नाप रहे हो ना इस वाली एक्सिस में। तो इस पॉइंट पे देखो करंट कम हो गया जब -1 वोल्ट लगाया। फिर तुमने -2 वोल्ट लगाया, -2 वोल्ट जैसे ही लगाया, इसका मतलब एक और तुमने बैटरी उल्टी दिशा में ही जोड़ दी। इसका मतलब ये जो माइनस है एक और माइनस हो गया, तो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो भी अब क्या हुआ, यहीं टपक गया। अब जब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां टपक गया तो करंट आना बंद हो गया। तो ये करंट आना बंद हो गया इस जगह पे। जिस जगह पे करंट आना बंद हो जाएगा उस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जिस जगह पे करंट आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल अप्लाइड इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स कमिंग टू दैट प्लेट, ठीक है। तो उस प्लेट पे आने वाली मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हम अगर मुकाबला कर पाए तो उसको रोक पाएंगे, तो उस जगह का जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, ये ग्राफ एक समझ में आ गया पूरा। अब इसके जस्ट ऊपर एक दूसरा ग्राफ है, दिस इज फॉर इंटेंसिटी चेंज। ये इंटेंसिटी चेंज करके बनाया गया है, यानी कि जो इंटेंसिटी पहले की थी नीले वाले की, उससे अब हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है। जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो शुरुआत में ही करंट ज्यादा था, क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक की जगह 2 इधर थे, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो 2 मोस्ट एनर्जेटिक थे, 2 जो है वो जस्ट पहुंचे थे, 2 रास्ते में पड़े थे, 2 बीच में पड़े थे और 2 थ्रेशोल्ड में पड़े थे। सब डबल डबल हो गया, सब डबल डबल हो गया तो क्या हुआ है, बढ़ गया ग्राफ ऊपर, यानी करंट भी ज्यादा हो गया, सब हो गया। लेकिन सैचुरेशन इसमें भी आ जाएगा क्योंकि रास्ते के सारे उठा लोगे। फिर तुमने और इंटेंसिटी बढ़ाई, हरी कर दी। जब इंटेंसिटी और तुमने बढ़ा दी तो उस केस में और ग्राफ ऊपर की बढ़ गया। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वहीं है सबका।
स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुमने मात्राएं जरूर बढ़ा ली, अब तुम्हारे दो धुरंधर एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों में एनर्जी तो सेम है ना, तो रोकने में तो सेम क्षमता लगेगी ना, इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। यहां पर पहले एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता था, मान लो कि वो 100 जूल एनर्जी लेके आता था, तो हम इसका मुकाबला 100 जूल वाले से करा देते थे। अब दो भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यूं सोचना है दो मिलकर इससे लड़ेंगे तो इसको दबा देंगे, वो सेम एनर्जी पे दोनों रिपेल कर जाएंगे, सेम चार्ज पे दोनों रिपेल कर जाएंगे। अरे एक कूलाम चार्ज पे अगर एक रिपेल करता है तो दूसरा आएगा तो वो भी उसी से रिपेल हो जाएगा ना, उसको अलग से लगाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पे है कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे असर नहीं होता, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो ये ग्राफ जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि इंटेंसिटी चेंज कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, ठीक है। तो लिख लें भाई, ये ग्राफ भी बना लें और ये लिख लें जो लाइन लिखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल, मेटल बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल does not depend on the intensity of light. Stopping potential depends on frequency, ठीक है, it depends on frequency for that metal, यानी कि उसी मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। बट इफ वी चेंज मेटल इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेटल ऑल्सो। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करोगे अप्लाइड लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, रोकने वाले। लेकिन तुम मेटल भी चेंज करोगे तो भी तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेटल तुमने नया लगाया, मान लो कि वो गोल्ड है और वो 1 लाख मांग रहा है, तो जो एनर्जी लेके आया था वो 1 लाख की उसने पूरी रखवा ली, तो फिर वो हाई एनर्जी से टकराया ही नहीं ना उधर साइड। जब हाई एनर्जी से उधर साइड जाके टकराया नहीं तो फिर उसको रोकने में आसान हो गया। इसका मतलब रोकने में जो पोटेंशियल लगा वो कम लगा, क्योंकि जो दहेज में ही सारी एनर्जी खींच ली गई उसकी। अगर यहां पे कम वर्क फंक्शन वाला लगा होता मेटल, तो वो क्या करता, कम एनर्जी खींचता तो ज्यादा एनर्जी से फेंकता, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता, हमें रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, यानी ज्यादा बैटरी लगानी पड़ती। लेकिन 100 जूल का एक आया और इसने बोला 20 जूल मुझे दे दो, 80 से फेंक दिया, तो उसको अपन ने रोका 80 से। 100 जूल का आया, इसने बोला 100 जूल मुझे दे दो, तो फिर उसने फेंका ही नहीं उसको, तो उसको रोकना ही नहीं पड़ा। 100 जूल का आया और इसने बोला मुझे 50 दे दो, 50 जूल से फेंका, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया, 50 जूल ही हो गया, जबकि इसके पहले 80 जूल था। एक बार तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ऐसे ही स्टॉप था सब कुछ, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहीं कहीं टपक जाते थे। तो इस वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना कि तो शुरुआत में किस आदमी ने कितनी की एनर्जी खींच ली, इस मेटल ने कितनी एनर्जी खींच ली, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेटल बदलोगे तो करेगा। मान लो मेटल फिक्स कर दिया और तुमने लाइट की इंटेंसिटी चेंज करनी चालू, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल पर असर नहीं होगा। हाँ, तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है ना, कि फोटॉन्स ही एनर्जेटिक फेंक दिए। इसने बोला मुझे 50,000 चाहिए, तुमने 50,000 की जगह 25 लाख वाला फोटोन फेंक दिया, तो 50,000 काट के बचाओ इधर फेंकेगा ना वो, और बचाओ इधर जैसी एनर्जी आएगी 24,50,000 जितनी भी, तो उसको रोकने में उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब हायर द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, हायर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हायर इज द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम, ठीक है। तो यहां पे जो बीच में टेक्स काट रहा है ना, इस पे डिपेंडेंट है मेटल की सरफेस पे। दूसरा ये है कि सामने वाला कितने एनर्जी लेके आ रहा है, इस पे डिपेंड है, ठीक है। तब जाके हमें पता पड़ेगा कि हमें कितनी मिली, जितनी मिली उतना रोकना, सिंपल सी बात है, जितनी मिली उतने से रोकेगा वो, ठीक। तो चलिए लिख लें फटाफट, सेकंड नंबर का ग्राफ बना लें, नोट वोट डाल लें। अब ये वाला ग्राफ देखें, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्राफ बनाया किसके वर्सेस, पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके पहले वाला ग्राफ भी तो सेम ही था, उसमें कौन सा अंतर था, यही तो बनाया था अपन ने। इधर साइड गैल्वेनोमीटर लगा था और हम क्या कर रहे थे, यहाँ करंट नाप रहे थे 1 2 3 करके, और ये मेटल प्लेट लगी थी, इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे थे,
और हमने यहाँ पे जो है वो बैटरीज को बढ़ा रहे थे, कभी इधर साइड कर देते थे, कभी इधर साइड कर देते थे, जैसे प्लस या माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो यही तो ग्राफ आया था कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा इस जगह पे, क्योंकि हमने निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाना चालू करा और फिर यहीं से 3 लाइनें और निकल गई थी जो अलग अलग इंटेंसिटी की थी। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई मान लो, इंटेंसिटी कितनी थी, आई थी। ठीक, उसके ऊपर वाले की I1 I2 I3 इस तरीके से और बढ़ती गई थी I2 I3। तो हुआ क्या था कि चालू यहीं से हो रहे थे सब, लेकिन इधर से इस तरीके से निकल रहे थे। तो वो जो ग्राफ बनाया था वो यूं करके ऐसे कुछ बन गया था। इस केस में हमने बोला कि इसकी जो इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो I1 I2 ऐसा बन गया। लेकिन अब वो ये ग्राफ नहीं पूछ रहा, ये ग्राफ तो हो गया। वो ये पूछ रहा है कि अब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, इंटेंसिटी वही रखेगा, यानी नीली वाली इंटेंसिटी वही रखेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये मिटा देता हूं, ये वाली लाइन पूछ नहीं रहा, इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहा, बोल रहा इंटेंसिटी वही है जो है। ठीक है, जो ब्लू है वही इंटेंसिटी है। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो फोटॉन्स आ रहे थे वो मान लो 10 आ रहे थे तो वो 10 ही आएंगे। ठीक है, 10 आ रहे थे तो कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, यानी VIB GYOR में हम क्या करेंगे, रेड से वॉयलेट की तरफ जाएंगे। 10 इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी रहने दो, लेकिन इसके कलर चेंज करते जाओ और वॉयलेट, रेड से वॉयलेट की तरफ बढ़ते जाओ। ये कलर चेंज हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हमको ये पता पड़ा है कि एक बार जब अपन ने बनाया तो ये बन गया, ये वाला इस रेड के केस में बना। लेकिन जब अपन ने इस वॉयलेट का बनाने की कोशिश करी, तो वॉयलेट का जब बनाने की कोशिश करी तो हुआ क्या कि ये जो ग्राफ आया ना, ये ग्राफ यहां से चालू हुआ और यूं करके यहां मिल गया। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो यहां से चालू हुआ और इधर साइड मिल गया। ये कौन सी वाले में हुआ, वॉयलेट में ऐसा हुआ, वॉयलेट में। जबकि रेड के लिए ग्राफ यही था। ठीक है, रेड ही कलर की इंटेंसिटी चेंज करके वो डॉटेड लाइन में ग्राफ था, कलर रेड था, यानी फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन इंटेंसिटी कम ज्यादा करी थी तो वो डॉटेड था। वो पिछली बार की बात थी, अब की बार नहीं है वो। अब की बार क्या हुआ कि हमने जो है वो क्या करा कि कलर जो है वो चेंज किया, इंटेंसिटी सेम रहने दी। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इज फिक्स नाउ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ फोटॉन वही रहा, इसका मतलब इंटेंसिटी वही रही, आई, या आई मत लिखो क्योंकि आई करंट भी समझ में आता है। इंटेंसिटी सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग, फ्रीक्वेंसी अलग, ऐसा ग्राफ बना रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी अपन ने इसके लिए दी तो वो देखा वो यहां आ गया। इससे एक चीज क्या पता पड़ी कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि वी रेड है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी वॉयलेट हो गया, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर साइड हो गया। और इधर साइड हो जाने का मतलब ये हुआ कि हमें और ताकत लगानी पड़ी वॉयलेट को रोकने में। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रेड। रेड से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ताकतवर आ गए। मान लो कि इसने बोला कि मुझे 50,000 चाहिए वर्क फंक्शन के रूप में, वर्क फंक्शन का नेग चाहिए मुझे 50,000 रुपए। तो ये 50,000 इसको चाहिए तो ये तो 50,000 ही लेगा। अब तुम यहाँ पे 5 लाख वाला ले आओ या 1 लाख वाला ले आओ, 50,000 ही लेगा। तो मान लो तुम 1 लाख वाला लेके आए, पहले 1 लाख का लेके आए तो वो क्या था, सपोज इट इज ऑफ रेड, ये 1 लाख का था। तो इसमें से 50,000 इसने रख लिए और 50,000 से फेंक दिया इलेक्ट्रॉन। इसके पास एनर्जी कितनी है, 50,000, क्योंकि 50,000 तो रख लिया ना, 50,000 एनर्जी है इसके पास। 50,000 एनर्जी को स्टॉप करने के लिए 50,000 का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 50,000 एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये 1 लाख की जगह 2 लाख वाला आ जाता, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला आ जाता, तो ये तो 50,000 ही रखता, तो बच्चे में 1.5 लाख फेंकता ना इधर साइड एज ए काइनेटिक एनर्जी। और 1.5 लाख फेंकता जब ये काइनेटिक एनर्जी, तो इसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता ना इसके लिए। तो जहां तुमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, वहां पे रोकने वाले की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ानी पड़ेगी एनर्जी। तो ये वाले की एनर्जी वायलेट की ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा पीछे स्टॉप होता है। लेकिन जब अपन आगे जाते हैं तो यहां पे सैचुरेशन, ये जो करंट है 0 वोल्टेज पे, ये भी ज्यादा है क्या इसका?
तो 0 वोल्ट पर करंट भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 0 वोल्ट पर जब ये नहीं लगा होता था तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन मोस्ट एनर्जेटिक पहुंचता था या दो पहुंचते थे, लेकिन अब तुमने यहां पर क्या किया, सबकी एनर्जी बढ़ा दी, तो जो रास्ते में टपक जाता था ना वो भी यहां पहुंच गया। ठीक है, वो संख्या में नहीं बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ गई क्योंकि तुमने एनर्जी बढ़ा दी। ऐसा नहीं हुआ कि 5 पटके थे तो 5 के 10 हो गए, सब 2-2 हो गए, वो इंटेंसिटी कहलाती, वो 5 ही रहे, लेकिन क्या हुआ, सबकी ताकतें बढ़ गई, सबकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो जमीन में बीच में टैक्सी से टपक जाता था ये भी पहुंच गया जेट से, और जो ये थ्रेशोल्ड पे टपक जाता था थोड़ा आगे पहुंच गया। इस तरीके से आगे जाने वाले ज्यादा हो गए ना, इसलिए 0 वोल्ट पे भी ज्यादा करंट मिलने लगा। लेकिन जब अपन ने उनको रास्ते भर वालों को खींचना चालू किया और सबको खींच लिया तो पता पड़ा कि वो 5 ही थे। 5 इसलिए थे क्योंकि 5 ही फोटोन आए थे या 10 ही फोटोन आए थे, तो 10 ही थे। अब तुमने उसको खींचना चालू किया तो वहां जाके सेचुरेशन करंट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि तुमने सारे खींच ली। भाई मान लो 5 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाया, तुमने 5 फोटोन फेंके, इंटेंसिटी कांस्टेंट, 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, रास्ते भर पड़े हुए। अब तुमने हाई एनर्जी वाले फेंके तो भी 5 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, उसमें से 4 अदर चलेगा, एक रास्ते में पड़ा हुआ। तुमने पोटेंशियल लगा खींचने की कोशिश करी उसको आगे को जो जमीन में पड़ा है, तो एक ही को खींच पाओगे ना, तो अल्टीमेटली तो यहां 5 ही पहुंचेंगे ना। तुम चाहे ज्यादा पोटेंशियल लगा लो या कम, तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके अगर इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम हो जाता है। इसका मतलब सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं कि वॉयलेट से लिया कि लाल से लिया, हो जाके एक ही हो गया लास्ट में। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, बट 0 वोल्टेज करंट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। 0 वोल्टेज पे जो करंट आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, पर सैचुरेशन करंट नहीं है। ठीक है, ये जो जो बातें मैं बोलता जाता हूं ना, ये तुमको इस वक्त तो सब समझ में आ रही है, लिख लेनी चाहिए। ठीक है, लिखते जाए उसके पॉइंट बना के कि ये इस पे डिपेंडेंट है, इस पे नहीं है, ऐसा है वैसा। दूसरी चीज सोचें उस चीज को, क्योंकि किताबों में कुछ ग्राफ दिए कुछ नहीं दिए। मान लो कि मैंने एक नया ग्राफ मन से बना लिया, मैंने बोल दिया कि ये दोनों प्लेटों को मैं पास लाऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस की जगह आप मैंने इंक्रीज बोल दिया। अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो बताओ करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो सीधी बात है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक वहां तक पहुंच पाता था, अब हमारे प्लेट यहां पहुंच गई है तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भी रास्ते में कहीं टपक जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी कुछ पूछ सकता है, आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे आपको समझ में आया, ज्यादा एनर्जेटिक को रोकना कठिन है, लेकिन नंबर वही है, इसलिए करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पहला ग्राफ ही बनाया था, इसलिए सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अलग ग्राफ और बना लें फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखें, 4th नंबर पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है यहां की वो अपन चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बोले तो कलर बोलना, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर चेंज कर रहा। तो जब अपन इसका कलर चेंज कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी चेंज हो जाती है तो अलग अलग एनर्जी से यहां पहुंचने लग जाते हैं। तो जो यहां पहुंच रहा था पहले 10 जूल एनर्जी लेके, वो 100 जूल एनर्जी लेके पहुंच जाता है, तो इसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी ऐसे से बढ़ाओगे तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए तुम्हें ज्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बैटरी बढ़ानी पड़ेगी ऐसे माइनस में, तब ये माइनस माइनस बढ़ता जाएगा इसके ऊपर, तो स्टॉप होते जाएंगे, यहीं टपक जाएंगे। तो मोस्ट एनर्जेटिक को रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते आओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सीधी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते आओगे। लेकिन ये बीच में से क्यों चालू हुआ, इधर से क्यों नहीं चालू हुआ? तो उसका आंसर ये है कि इसके पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। मान लो कि तुमने 0 फ्रीक्वेंसी रखी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हुआ। तुमने जो है 10,000 फ्रीक्वेंसी रखी तो भी नहीं हुआ। तुमने 20,000 या 30,000 रखी तो भी नहीं हुआ। 40,000 पे भी नहीं हुआ। 50,000 पे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तब जाके स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट होगा तभी तो स्टॉप करोगे, उसके पहले सब खाली खाली रहेगा ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो 0 से लेके, तो यहां से यहां तक कोई आया ही नहीं, तो स्टॉप भी करना नहीं पड़ा। हाँ, जब 50 तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी 50 है ये क्या है, बेसिकली न्यू नॉट है। तो न्यू नॉट से स्टार्ट होगा, इसके पहले नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट। इसके पहले इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो स्टॉप क्यों करोगे? फिर उसके बाद जैसे स्टार्ट हुआ तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चालू करी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चालू पड़ेगी तो तुमको निगेटिव में बहुत सारा पोटेंशियल देना पड़ा, फिर और ज्यादा देना पड़ा। तो जैसे जैसे तुम आगे जाते जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, और ये अनलिमिटेड जैसा जहां तक जाएगा जाता जाएगा, उसमें कोई सेचुरेशन की बात ही नहीं। ठीक, तो ये बना लें फटाफट। अगला ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। लाखों ग्राफ होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। वहां पे कुछ और कुछ पूछ ले तो आपको एक्सपेरिमेंट दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें ये चीज चेंज करने से ये होता है। ठीक, चलिए नोट करें फटाफट। बना लिया ग्राफ। अब देखो मैं यहां पे मेटल चेंज करके इस ग्राफ को बनाता हूं। ठीक है, तो मान लो कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया वो मेटल ए के लिए है, मेटल मान लो सिल्वर के लिए। अब मुझे यही गोल्ड के लिए बनाना, तो बताओ गोल्ड के लिए कैसा बनेगा? तो सीधी बात है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि गोल्ड का जो है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ही ज्यादा है, वो इस फ्रीक्वेंसी पे 50,000 पे देगा ही नहीं, तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इसका यहां नहीं स्टार्ट हो रहा था उसका यहां नहीं, उसका आगे स्टार्ट होगा जब 1 लाख कहीं फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो वो हो जाएगा व्यू नॉट डैश पे। ठीक है, इसके पहले उसका कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मेटल बदल दिया, लेकिन ग्राफ तो वही रहेगा जैसा ये स्ट्रेट लाइन है वैसी की वैसी स्ट्रेट लाइन इधर रहेगी। अब तुमने क्या हुआ, यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, उधर साइड स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये अगर एक मेटल के लिए बना तो ये मेटल बी के लिए बन गया, गोल्ड बोल दो उसको। ठीक है, गोल्ड इज नॉट ए एग्जाम्पल, ये ऐसे ही लिख दिया बस मैंने, इसको मेटल ए और मेटल बी बोलना चाहिए, ऐसे सिल्वर गोल्ड थोड़ी लिखा जाता। ठीक है, तो ये मेटल ए के लिए बना दिया, मेटल बी के लिए। अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? वर्क फंक्शन तो सीधी बात है, इसने सेम फ्रीक्वेंसी पे अपन लाइट डाल रहे हैं, सेम इंटेंसिटी पे डाल रहे हैं, और ये जाके यहां पे स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसने ज्यादा पैसे मांगे होंगे, तो मेटल बी जो है वो लेट स्टार्ट हुआ, इसका मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। यानी लाइट डाली जो है ना वो सब वही की वही है, पर यहां पर वही कंडीशन पे अगर ये ग्राफ बना देते हो तो इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसने स्टार्टिंग ही नहीं ली, 1 लाख तक स्टार्टिंग ही नहीं ली, तो वर्क फंक्शन इसका ज्यादा हो गया ना, मेटल बी का मेटल ए। ठीक है, तो सेम ग्राफ जितने बनाए ना वो अलग अलग मेटल के लिए फिर थोड़े थोड़े से चेंज होके आएंगे, इंटेंसिटीज पे अलग अलग चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चेंज। चलिए बना लीजिए, उसी ग्राफ में चेंज कर लो थोड़ा सा आगे, इसी बना लिया आपने। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी चीजें निकलती है। अपन इससे प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, हम इससे वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। और ये पूरा ग्राफ नहीं बनाया है मैंने, ये ग्राफ अभी इसके नीचे और आएगा, लेकिन वो ग्राफ क्या आएगा वो बताने के लिए आपको पहले मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझानी पड़ेगी जो कि आइंस्टीन ने दी थी। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पहले अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में ले जाएंगे। अभी मैंने थ्योरेटिकल ग्राफ समझा है, वो ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे करना है, हमें वर्क फंक्शन निकालना कैसे निकालनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वो सारे के सारे कैलकुलेशन तब आएंगे जब कोई फॉर्मूला आएगा। तो अब जो है वो फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला एक ही है इसके अंदर, दैट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बाकी फोटोन के बारे में जो जानकारी चाहिए रहती है वो हमारे पास है, उतनी ही जानकारी चाहिए। ठीक, तो अगली हेडिंग डालें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके बाद से न्यूमेरिकल चालू होंगे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा करीब करीब सब थ्योरी था, लेकिन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियर्स द कंसेप्ट। ठीक है, तो अब लिखें हेडिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बोलती है कि सबसे पहले तो तुमने एक मेटल लिया, तो ये मेटल, इस मेटल पे तुमने लाइट डाली, तो मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा, तो मेटल का वर्क फंक्शन है W नॉट। तो कौन सी चीज क्या है वो यहां लिख दिया था, W नॉट इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट, या फिर W नॉट इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट, जहां पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेश
होल्ड फ्रीक्वेंसी, और लेमडा नॉट क्या है? थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। यहां तक क्लियर है? 1 पॉइंट वर्क फंक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने क्या बोला कि जो तुमने लाइट फेंकी उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, उसकी कुछ एनर्जी होगी, तो उसकी एनर्जी से हमको मतलब है। तो ई इज द एनर्जी ऑफ द लाइट। ठीक है, वर्क फंक्शन किसका होता है? मेटल का। एनर्जी किसकी होती है? लाइट की। तो एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये एनर्जी ऑफ लाइट है। ठीक, क्लियर हुई बात? एनर्जी ऑफ लाइट होता है, वर्क फंक्शन मेटल का होता। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हमें पता पड़ गया, एनर्जी लाइट की पता पड़ गई। ठीक, उसके बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन? इलेक्ट्रॉन्स। 3 लोग हैं इसके अंदर, पिताजी, लड़की और दूल्हा। तो दूल्हा कौन है? लाइट, फोटॉन्स, ये दूल्हा है। इसकी एनर्जी देखी जाती है, इनकम देखी जाती है। वर्क फंक्शन मेटल का होता है, वो डिमांड देता है, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? हाफ mv स्क्वायर, जहां पे m किसका है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब समझे। ये इक्वेशन जो आइंस्टीन की है मैं बीच में समझा ही चुका था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम बोलोगे कि इतने से एक्सप्लेनेशन पे नोबेल मिल गया। जो पहली बार सोचता है उसके लिए बहुत कठिन होता, बाद में यूं बता देते हैं तो आसान हो जाता है। एडिसन ने 1000 बार प्रयोग किया तब जाके बल्ब बना पाया। ठीक है, तो उससे पूछा कि भाई तुम बल्ब बना लेते हो, अब तो कोई भी बना लेता, तुमने सबको बता दिया कि फिलामेंट लगा के बल्ब बन जाता, तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा है? तो उसने बोला कि मुझे 999 ऐसे तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता, और वो सिर्फ मुझे आते हैं, उससे नहीं आते, जिसको मैंने सिखा दिया उसको सिर्फ एक ही तरीका आता बल्ब कैसे बनता है। इसका मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है उसके पास। मेरे पास पूर्ण ज्ञान है, बल्ब कैसे नहीं बनता और बल्ब कैसे बनता है, परीक्षा में सक्सेस कैसे होती है और किन कारणों से परीक्षा में सक्सेस नहीं होती, ये भी अगर पता हो तो ही पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, हम जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे हजारों कारण है जिसके कारण जो है वो सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने का एक कारण पता कर लेने से नहीं होता कि उसने बोला पढ़ाई करने से सफलता मिलती, वो कारण भी पता होने चाहिए कि जिसके कारण नहीं मिलती, क्योंकि वो कारण स्टार्ट होंगे तो पढ़ाई नहीं करने देंगे वहां। ठीक, तो यहां पे उसने क्या बोला आइंस्टीन ने कि जो एनर्जी यहां आएगी, भले ही पहली बार बोला हो पर बहुत सोच के बोला, जो एनर्जी यहां आएगी उसमें से W0 तो टैक्स कट जाएगा। तो जो एनर्जी लेके आया दूल्हा, फोटॉन E, उसका क्या हुआ? W0 तो पिताजी ने ले लिए और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, और वो काइनेटिक एनर्जी को अपन लिखते हैं Ke मैक्स। अब ये मैक्स क्यों लिखते हैं? तो किताबों में लिखा इसलिए लिखते हैं। ठीक है, ऐसा करके पढ़ने वालों को आईआईटी का वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा जो उन्होंने रैंडमली एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि Ke मैक्स ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, बस के पहले लोग समझते थे अच्छा ठीक है Ke लिखा, चलो मैक्स लिखा, लिखे रहने दो। ये मैक्स का मीनिंग है और बहुत गहरा मीनिंग है कि मैक्स ही क्यों लिखा है, मिनिमम क्यों नहीं लिखा है, मीडियम क्यों नहीं लिखा है, Ke क्यों नहीं लिखा अकेला। ठीक है, तो अब समझाता हूं उसको, पहले आप समझें इसको कि E इज इक्वल टू W0 प्लस Ke मैक्स। तो E इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन अपने को पता है लाइट की h न्यू है, तो इसको अपन ने क्या लिखा h न्यू विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। मास तो मैक्स हो नहीं सकता, वेलोसिटी मैक्स होगी। ठीक है, तो पूछो कि मैक्स क्यों लगा, तो बोलते शायद मैक्सिमम के लिए बनाई होगी इसलिए। अरे मैक्सिमम के लिए ही क्यों बनाई होगी? मैक्सिमम के लिए ही बन सकती है और किसी के लिए बन ही नहीं सकती, वो इक्वेशन ही ऐसी है। ठीक है, तो यहां पे देखें एच न्यू की जगह मैंने क्या किया, एच सी बाय लेमडा लिख दिया, विच इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट विच इज प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, एम वी स्क्वायर मैक्स। ये बन गई मेरी इक्वेशन, मतलब आइंस्टीन की इक्वेशन।
जो अब हमारी भी है, सबकी है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है SC बाय लैम्डा इक्वल टू SC बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्स, या इनमें से कोई सा भी, वो ये बताता है कि ये एनर्जी वो लेके आया, मान लो कि 1 लाख रुपए लेके आया एनर्जी के रूप में, उसमें से 50,000 पापा ने रख लिए, तो 50,000 जो है वो बेटी को दे दिए टैक्सी के लिए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसको कितनी मिली, हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ठीक है। अब ये बात तो पक्की है कि अगर ये बढ़ेगा, वर्क फंक्शन बढ़ेगा, तो इधर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन यदि डिमांड ज्यादा कर लेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगा वही का वही, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है अगर उसकी, और अगर तुम एनर्जी बढ़ा देते हो, इसको कांस्टेंट कर देते हो, मान लो कि तुमने बोला कि ये 50,000 ही है और ये भी 50,000 है, अभी हिसाब बराबर है 50,000 बराबर 50,000 प्लस 50,000 बराबर 1 लाख। 1 लाख की जगह अगर मैं इसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दूंगा और ये इसमें 50,000 फिक्स कर रखें, कम ज्यादा नहीं हो सकता, चेंज यही हो सकती है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो इसके अंदर 1 लाख रुपए इसको मिलने लग जाएंगे, ठीक। तो इसमें मैक्स का क्या चक्कर हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी वो, ठीक। तो मैक्स का क्या चक्कर हुआ, तो यहां पे देखें, ये जो मेटल है, इस मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मेटल है इस मेटल की प्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका नाम है जितने आसमान में सितारे हैं उससे भी कई गुना, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना मेटल, शादी करता गया लड़कियों की ना, तो कई जन्म निकल जाएंगे, उसके बाद भी जो है वो पूरे नहीं हो पाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे। तो किन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात चल रही है, तो उसका आंसर ये है कि ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात चल रही है। ये जो पूरा का पूरी कहानी कही गई है, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कही गई है, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अब ध्यान से समझे क्या है, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये मेटल को है, जूम कर दिया मेटल को। अब ये मेटल जो है वो ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल चैन नहीं है, बस देख रहे हैं कि कोई दिलवाला आए और हम भागें, ठीक है। ये ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ अंदर भी तो बैठे होंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, और कुछ इसके भी अंदर बैठे होंगे, तो अरबों खरबों लेयर्स होंगी एक के बाद एक, इलेक्ट्रॉन्स की चादर एक के पीछे। तो ये वाले जो बिल्कुल आतुर बैठे हुए हैं, ये पूरी इक्वेशन इनके लिए ही बनी है, ठीक है। ये बैठे हैं कि भाई कोई भी आ जाए तुरंत, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आ जाए तुरंत में ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हुआ गया है कि एक फोटोन आया, सीधे इससे टकराया, उसने इसको इजेक्ट कर दिया, बात समझ में आई। लेकिन जब एक दूसरा फोटोन आया और टकराने के लिए अंदर घुसा, तो वो यहां पे अंदर घुसते ही गया, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं था, तो वो इस वाली को उठा के ले गया, और ये तो अंदर बैठी थी। अंदर यदि बैठी थी इलेक्ट्रॉन, यदि अंदर बैठा था, तो उसे तो बाहर निकालने में एनर्जी लग जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से थोड़ी निकल के आ पाएगा। ये धक्का मुक्की करके क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठे रहते हैं, आगे आते हैं तो इसको हटाओ, तब जाके आगे पहुंच पाते हैं ना मंच तक। तो मंच तक पहुंचने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इस तरीके से एनर्जी खर्च हो जाएगी बहुत सारी रास्ते में, फिर ये पहुंच पाएगा। तो ये वाला इजेक्ट हुआ कि नहीं पता नहीं। हमने जो 50,000 रेट लगा रखे थे कि 50,000 की दहेज लेके विदा कर देंगे, वो किसके लिए थे, वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए थे जो सरफेस के थे। लेकिन एक आदमी आया कि मैं 50,000 रुपए कमाता हूं और मेरी शादी कर दो, लेकिन वो यूं करके यूं घुसा और रास्ते में कोई मिला ही नहीं इलेक्ट्रॉन, वो अंदर तक चला गया, अंदर तक 50,000 लेके चला गया, और मालूम पड़ा कि बाहर आने में सरफेस में उसके यही 50,000 खर्च हो गए, एनर्जी पूरी खर्च हो गई। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी इजेक्ट हो पाएगा वहां से। इलेक्ट्रॉन कौन सा इजेक्ट हो पाएगा, जो कि सरफेस पे बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। मान लो कि इसको यहां से यहां तक लाने में 60,000 जूल की आवश्यकता होती है, 60,000 रुपए की आवश्यकता होती है, और ये 1.5 लाख रुपए लेके आ गया, तो ये इस वाली को भी बाहर ले जाएगा ना। लेकिन उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे, कौन सी वाला बाहर चला गया, कौन सा नहीं आया, किसमें कितनी एनर्जी थी, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, तो इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती ना। इतनी कैसे इक्वेशंस बनाओगे और तुम्हें क्या पता कि कौन सा वाला कहां से क्या ले गया और किसकी एनर्जी लूज हो गई, क्या हो गई। तो यदि कोई बोले कि W से क्या ज्यादा है, E ज्यादा है, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। एक ही फोटोन है, एक फोटोन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक फोटोन है और W से E ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। तो उससे बोलना किस्मत की बात है, निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले। भले ही वो 50,000 की जगह 1 लाख लेके आया हो,
लेकिन एक ही फोटोन है ना, इसलिए गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ही फोटोन को तुमने यूं करके यूं निशाना बना के फेंका, क्या पता कहां जाके घुसा। हो सकता है वो सबसे लास्ट में चला गया और इस वाली बिल्कुल ही लास्ट वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन निकालने में, यहां से यहां तक लाने में ही 2 लाख की एनर्जी खर्च हो जाती है, और ये लेके आया कितनी 1 लाख, 1 लाख आया तो ये तो यही खत्म हो गया। अब तुम बोलोगे कि आपने तो बताया था कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता, लेकिन मैंने तो सरफेस की बात करी थी ना, और ये किताबों में करते ही नहीं, लिख देते हैं बस, तो बच्चे भी समझ लेते हैं पता नहीं क्या। अरे ये पूरी कहानी सरफेस की चल रही है, अंदर की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अंदर का हमें कुछ नहीं पता। तो अगर कोई बोले कि सिंगल फोटोन है, तो वो लोग ऐसा फिर क्यों बोलते हैं कि लाइट डालते हैं तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो ही जाता है। बेसिकली लाइट डालते हैं तो हम कोई एक फोटोन थोड़ी डाल रहे होते हैं, यहाँ पे हम अरबों खरबों फोटॉन्स डाल रहे होते हैं एक लाइट में। जरा सी मैंने लाइट चालू करी ये वाली, इसका मतलब अरबों खरबों फोटॉन्स निकलने लगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये अरबों खरबों फोटॉन्स हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो सरफेस वाले को भी तो ले आएगा ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो स्टार्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर अपन सिंगल फोटोन की बात करें तो सिंगल फोटोन की गारंटी नहीं, वो किस्मत पे डिपेंड है कि वो किससे आगे टकराया। हो सकता है वो सरफेस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, हो सकता है वो उससे नेक्स्ट वाले से टकरा जाए, उसको इजेक्ट कर ला, हो सकता है ना ला पाए, ठीक है। इसलिए यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, यहां लिख दिया के मैक्स, क्योंकि अगर मान लें कि हमने बोला यहां पे इसकी एनर्जी है 60,000, रिक्वायर्ड कितनी है 50,000, रिक्वायर्ड कितनी है 50,000, ठीक है। लेकिन वो किन इलेक्ट्रॉन्स की है, जो सरफेस पे बैठे हैं वो 50,000 वाले हैं, ठीक है। गोडाउन में से छाट के लाओगे ना, अंदर से शोरूम में से, तो ये तो वो है जो शेल्फ में लगे हुए हैं। जो गोडाउन में से इलेक्ट्रॉन छाट के लाओगे तो उसको बाहर लाने का चार्ज लगेगा। अब यहां पे मान लो कि ये 50,000 है और तुमने बोला कि हम 60,000 लेके आए, तो 60,000 में से 50,000 कम हुए तो तुम्हारे पास 10,000 बचे। 10,000 बचे, 10,000 से क्या बनी, काइनेटिक एनर्जी बनी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो कि तब आएगी जब तुम सरफेस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाओगे। अगर तुम उसके जस्ट अंदर वाले को ले गए तो हो सकता है कि तुम 60,000 में उसको टपका तो लो बाहर, पर काइनेटिक एनर्जी इतनी ना मिल पाए, हो सकता है 8,000 ही मिल पाए, क्योंकि 2,000 की एनर्जी उसको बाहर लाने में खर्च हो गई। तो कितनी एनर्जी बाहर लाने में खर्च हो गई हमें क्या पता। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं कि भाई लास्ट वाली सरफेस से ले आओ, उसका इतना आएगा, बाकी का देख लो, बाकी का कम भी हो सकता है भाई, इसलिए तो के मैक्स करके बात खत्म कर दी। लेकिन ये थोड़ी डिपेंडेंट है वर्क फंक्शन, ये तो बोल रहा है कि भाई तेरे को इसको ले जाना हो या इसको ले जाना हो, जिस इलेक्ट्रॉन को ले जाना है फोटोन से बोल रहा है सबको ले जा, मुझे तो 50,000 से मतलब है मेरा, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं मतलब। वो बात अलग है कि यहां से झगड़ा करते करते तू जाएगा तो तेरी एनर्जी खर्च हो जाएगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, सरफेस वाले की बात करेगा तो सरफेस वाले को मैं टपका दूंगा यदि 50,000 की बात होगी, और यदि तुम 1-2 लाख लेके आओगे तो फिर जेट में भेज दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दे दूंगा। आ रही बात समझ में। तो ये बात जो है वो किसने बोली, ये बात आइंस्टीन ने समझाई, ठीक है। तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत फेमस है, और यही एकमात्र फॉर्मूला है इसके अंदर। और थोड़े बहुत इंटेंसिटी के हैं, लेकिन मेजर जो बात खास है वो यही है कि ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस दिस ग्राफ बनाना है तो भी बना सकते हो, ठीक। अच्छा, अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुई, और भी आएगी आगे, इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो आगे की कहानी ये है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आंसर है ये आउटर मोस्ट सरफेस वाला है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला या सरफेस वाला, कुछ भी बोल दे, सरफेस इलेक्ट्रॉन है जो बाहर ही बैठा हुआ है, बिल्कुल बेताब, ठीक है, कि मेरा राजकुमार कब आएगा। तो ये हाफ mv² बिल्कुल लास्ट वाला बैठा हुआ, लास्ट वाला जो है तो उस वाले की एनर्जी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट होगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इसको स्टॉप करना है तो इतनी ही एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में फेंकनी पड़ेगी, तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक तरीके का वर्क है। तो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वर्क करेगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क एक ही होता है, वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। रोकना किससे है, रोकना है इलेक्ट्रॉन को, कितने से, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। अब ये एनर्जी उधर आएगी, इतनी एनर्जी तुम इधर दे दोगे, रुक जाएगा वो। इसका मतलब जब ये चीज इसके बराबर हो जाएगी तो रुक जाएंगे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक की बात की जा रही है, अंदर वाले तो आई नहीं ना वहां।
तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तुम्हें इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ही जो है वो वी स्टॉप के बराबर होगा। आई बात समझ में? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ही वी स्टॉप के बराबर होगा। और अगर तुमने इसको बढ़ाया तो ये तो कांस्टेंट है, ये अपने आप बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसको बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको बढ़ाया तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो रोकना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अपन इस इक्वेशन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, एनर्जी गिवन इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह अपन ई वी स्टॉप लिख सकते हैं। ई वी स्टॉप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसी भी बन सकती है इक्वेशन। नीचे वाली लोगे तो भी ऐसी बन जाएगी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ये है आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के कई सारे फॉर्म्स। तो इसको आप नोट कर लें। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम अगली क्लास में इस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से कैलकुलेशन करना सीखेंगे और इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अगली क्लास से न्यूमेरिकल चालू। ठीक, लिख लीजिए।